आज हम कक्षा 10 का पोषण चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक्स हम देखेंगे: स्वपोषी, परपोषी, प्रकाश संश्लेषण, अमीबा पोषण, मानव पाचन तंत्र। तो सबसे पहले पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को हम दो समूह में बांट सकते हैं। पोषण, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोषण दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उदाहरण है इसका हरे पौधे। अब हम देखते हैं विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उसका उदाहरण है सबसे पहला तो मानव और अन्य सभी जंतु। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए यहाँ रासायनिक समीकरण लिखा है, इसे याद कर लीजिए, यह परीक्षा में लिखने से अधिक मार्क्स मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्न है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब देखते हैं रंध्र। पत्ते इस रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तों में प्रवेश करता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्टोमेटा भी कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकाल दिया जाता है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, यह परीक्षा में आता है। विषमपोषी पोषण, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसा कि अमीबा और मानव में। दूसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी नाम से ही समझ में आ रहा है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फंगस, फफूंदी, कवक। परजीवी पोषण, परजीवी का मतलब है दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाले जीव। परजीवी जंतु अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने पेड़ पर लिपटे हुए अमरबेल देखे हैं, बालों में जूं, फीता कृमि। अमीबा में पोषण देखते हैं। अब अमीबा भोजन को अपने पादाब यानी कूट पैर से पादाब की सहायता से घेर लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। आइए अब मनुष्य में पोषण देखते हैं। मनुष्य में पोषण 5 चरण में होते हैं।
पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली के रूप में होता है और पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में मुंह से शुरू होती है। यहाँ पर भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को ही लार रस कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टेज और शर्करा को पचाने में कार्य करती है। मुख के बाद भोजन ग्रसिका की ओर जाती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन को ही क्रमाकुंचन कहते हैं। यहाँ पाचन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है। आप परीक्षा के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। यह एग्ज़ाम में आता है और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें। ग्रसनी के बाद भोजन आमाशय तक पहुँचता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ये 3 तरह के पदार्थ बनाती हैं जिनसे आसानी से पाचन हो जाता है। पहला पेप्सिन, यह एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिससे आमाशय में पेप्सिन की क्रिया में सहायता होती है। तीसरा है श्लेष्मा, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय के बाद पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यहाँ पर आंत्र रस से पचा हुआ भोजन मिल जाता है और पाचन की क्रिया आगे बढ़ती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यहाँ यकृत से निकला पित्त रस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में इमल्सीकरण कर देता है। अग्नाशयी रस छोटी आंत में ही 3 प्रकार के एंजाइम बनाता है। पहला है एमिलेज एंजाइम, दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा है लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा परिवर्तित कर पेप्टोन्स बना दिया जाता है। वसा लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। स्टार्च एमाइलेज द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ एक और चीज़ बहुत परीक्षा में आती है, दीर्घ रोम। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, द पे आ की जगह बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। दीर्घ रोम यह अंगुली नुमा होते हैं और इनसे अवशोषण, जो छोटी आंत का अवशोषण का सतह है वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में विलाई भी कहते हैं। छोटी आंत में ही पचे हुए सभी भोजन का अवशोषण हो जाता है और अनपच यानी अपच भोजन बृहद आंत की तरफ बढ़ जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है और यहाँ अपचित भोजन मल द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पाचन तंत्र यहाँ समाप्त होता है।